Okay, let's continue our topic. Today's topic is distribution of earthquake and volcanoes. ठीक है, अब पूरे जो वर्ल्ड के अंदर अर्थक्वेक कहाँ आते हैं, वॉल्केनोस कहाँ आते हैं, वो हम लोग देखेंगे. तो अर्थक्वेक और वॉल्केनोस मोस्ट प्रोबेबली उन एरियाज में आते हैं जो एरियाज वनरेबल होते हैं. ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक पेन है, पेन अगर कहीं से टूट जाता है, ठीक है, टूट गया और वापस उसको हमने क्या किया, चिपकाया और वापस उसको यूज करेंगे, तो फिर वो वापस अगर टूटेगा तो वो किस जगह से टूटेगा, जहां से वो ऑलरेडी टूटा हुआ है. ठीक है, यानी कि वो उस पेन का क्या हो गया, वनरेबल एरिया हो गया. ठीक है, तो जो हमारी प्लेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जैसे कि हमने पढ़ा था थ्योरी के अंदर, वो मूव करती हैं. उसी तरीके से हमारे जो ओशन प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंट प्लेट्स हैं, जो लिथोस्फीयर पे फ्लोट कर रही हैं, वहां पर जो वनरेबल एरियाज होते हैं, तो वहां पर अर्थक्वेक और वॉल्केनोज का आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर वॉल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं, वो देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये वाला मैप देखेंगे. अब देखिए, जहां पर आपको ये लाइट डॉटेड एरियाज नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, मिड ओशनिक रिजेस है. मिड ओशनिक रिजेस वाला एरिया है जहां पर वॉल्केनो रप्ट होता रहता है. ठीक है, यहां पर मैंने आपको मिड ओशनिक रिजेस बताए थे जहां पर वॉल्केनोस इरप्ट होते रहते हैं, रॉक्स वहीं सॉलिडिफाई हो जाती है. और अब क्या होता है कि जहां पर मिड ओशनिक रिजेस है वहां पर लावा निकलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या रहता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होता है. ठीक है, तो वॉल्केनोस जो होते हैं या अर्थक्वेक जो होते हैं वो वहां पर उन एरियाज में ज्यादा इंटेंस नहीं रहते, ज्यादा डेप्थ पे नहीं आते हैं. ठीक है, तो अब देखिए जो लाइट डॉटेड एरियाज है ना, अब ये क्या आ रहा है, ये पूरा स्ट्रेच हो रहा है इंडियन ओशियन तक, और यहां से बाइफरकेट हो रहा है, एक इधर की तरफ और एक ये पूरा इधर की तरफ. तो ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट बेल्ट्स यानी कि प्लेट्स हैं. ठीक है, जो कि यहां तक पूरा मिड ओशनिक रिजेस है. ये पूरा क्या है, लाइट डॉटेड वाला एरिया जो है वो मिड ओशनिक रिजेस वाला एरिया है जहां पर अर्थक्वेक जो है वो आते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आते हैं या फिर बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होते हैं. ठीक है, उसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन, अगर हम बात करते हैं बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाले जितने भी वॉल्केनोज होते हैं वो कहाँ आते हैं, ये देखिए, ये पूरा हिमालय वाला जो रीजन है, शेडेड एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन है. ये डार्क डॉटेड वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये पूरा यहाँ पर क्या आ गया, पैसिफिक ओशन. यहाँ पर एशिया और यहाँ से क्या आ रहा है, पैसिफिक ओशन. नॉर्थ, ये आ गया नॉर्थ अमेरिका. तो ये पूरा जो ओशन है, ये कौन सा ओशन है, विच ओशन इज दिस, पैसिफिक ओशन है. ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जनरली एक्टिव वॉल्केनोज देखे जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोज देखे जाते हैं, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया है, रिंग ऑफ फायर, है ना. और यहाँ पर देखो वापस से नीचे ये पूरा इस तरीके से रिंग बन जाता है, ये इस तरीके से ये पूरा रिंग बन गया, है ना. तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर बोला जाता है. इसके अलावा आप लोगों को ये जो डार्क डॉटेड जितने भी एरियाज नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये वो पार्ट्स होते हैं जहां पर ये हॉटस्पॉट होते हैं. हॉटस्पॉट्स आपके मोबाइल वाला हॉटस्पॉट्स नहीं कह रहे हैं. ठीक है, ये हॉटस्पॉट्स होते हैं वो एरियाज जहां पर बहुत ज्यादा वॉल्केनोस आते हैं या अर्थक्वेक जो है, ये अर्थक्वेक जोन एरियाज जो होते हैं. ठीक है, ये उन एरियाज को बताया गया है. क्लियर हो गया मैप से आपको कि किन एरियाज के अंदर जो है वॉल्केनोस ज्यादा आते हैं या अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, किन एरियाज में कम आते हैं. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं. ठीक है, line of dot in the central part of the Atlantic Ocean almost parallel to the coastline. अब ये आप लोगों को मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी, यहाँ पर ये वाली लाइन, लाइट डॉटेड लाइन वाली. ठीक है, ये सेंट्रल अटलांटिक पार्ट के अंदर आता है, यहाँ मिड ओशनिक रिज है जो क्या करती है, पैरेलल चलती है कोस्ट लाइंस के. किसकी कोस्ट लाइंस के, ये यहाँ पर यूरोप हो गया. ठीक है, यहाँ अफ्रीका हो गया, यहाँ साउथ अमेरिका आ गया, यहाँ नॉर्थ अमेरिका आ गया. इसके बाद इट बाइफरकेट्स ए लिटिल साउथ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विथ वन ब्रांच मूविंग इनटू ईस्ट अफ्रीका. अब देखो ये क्या करता है, यहाँ से बाइफरकेट हो जाता है और एक ईस्ट की तरफ मूव करता है और एक जो ब्रांच है इसकी वेस्ट की तरफ मूव करती है. अदर मीटिंग ए सिमिलर लाइन फ्रॉम म्यांमार टू न्यू गियाना. ठीक है, ये न्यू गियाना तक आगे तक ये क्या कर रही है, ये स्ट्रेच हो रही है. ठीक है,
इसके बाद द शेडेड बेल्ट, जो शेडेड बेल्ट है, पहले आप लोग शेडेड बेल्ट देख लीजिए कहां पर है। ये जो शेडेड बेल्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर हिमालय वाला एरिया जो आ गया, फिलीपींस वाला जो एरिया आ गया, ठीक है। ये वाला एरिया क्या बता रहा है, अनदर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन coincides with the alpine Himalaya system and the rim of the Pacific Ocean। यहाँ पर देखो, ये पूरा एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनोस इरप्ट होते रहते हैं। तो इस वजह से इस एरिया को क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, और वी कैन से रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन। ओके, देन द फोर्सी ऑफ द अर्थक्वेक in the area of mid oceanic ridges are at shallow depth। ठीक है, जो मिड ओशनिक रिजेस होती हैं ना, वहां पर जो अर्थक्वेक आते हैं, या आप ये कह सकते हैं आपके जितने भी वॉल्केनोज होते हैं, है ना, वो बहुत ज्यादा डेप्थ, शैलो डेप्थ होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई से नहीं आते हैं। Where along the alpine Himalaya belt as well as the rim of the Pacific the earthquakes are deep seated ones। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, अर्थक्वेक जो होती है, जो रिम ऑफ फायर वाला जो एरिया है, वहां से अर्थक्वेक काफी ज्यादा डेप्थ से आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने की चीजें हैं आपको। इसी के अलावा जहां ज्यादातर अर्थक्वेक आते हैं, उन्हीं सिमिलर एरियाज में वॉल्केनोज भी इरप्ट होते हैं। ये बात ध्यान रखना। सिमिलर पैटर्न गोज फॉर वॉल्केनोज ऑल्सो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़ा था वेगनर की थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद में जब वेगनर की थ्योरी से लोग जो हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो उसके बाद में पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज आई थी, क्योंकि वेगनर बहुत सारी चीजों को नहीं बता पाए थे। उन्होंने ना बहुत सारी चीजों को प्रूफ नहीं कर पाए थे। उन्होंने जो पोल फिलिंग का जो अपना जो फोर्स बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने का, और जो आपका एक और जो फोर्स था टाइडल फोर्स, उसको उन्होंने बताया था, लेकिन वो जो फोर्सेस थे वो इतने सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। उसके बाद पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज में प्रोवाइडेड किया, मतलब इस स्टडी के अंदर बहुत सारी चीजों को स्टडी किया गया। प्रोवाइडेड कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन दैट वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम वेगनर पुट फोर्थ हिज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो यहाँ पर क्या रखा गया कि आप देखेंगे कि पोस्ट ड्रिफ्ट जो थ्योरी थी, वहां पर बहुत सारी चीजों को लाया गया, बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशंस लाई गई, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज की गई थी, मैपिंग की गई थी। ठीक है, तो उनसे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है नई नई जानने को मिली, जो कि वेगनर की थ्योरी में नहीं थी। तो क्या क्या थे, देखिए, मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर क्या नहीं थी वेगनर की थ्योरी में, क्या रही, मैपिंग नहीं थी। ठीक है, पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज ऑफ रॉक्स फ्रॉम ओशनिक रीजन, ये भी वेगनर ने नहीं दिया था, ये भी पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर स्टडी करी गई थी। पैलियोमैग्नेटिक स्टडी क्या होती है, पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज होती हैं जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स जो फॉर्मेशन के टाइम पे जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं रॉक्स के अंदर, उनकी स्टडी को पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर फ्लोर जो थी उसकी मैपिंग की गई, उसकी जो रॉक्स थी उसकी डिटेल स्टडी की गई। ठीक है, अब उसके बेसिस पे हमें क्या क्या चीजें पता चली। It was realized that all along the mid-oceanic ridges, volcanic eruptions are common and they bring huge amount of lava to the surface in this area। अब देखो, यहाँ पर जब स्टडी की गई तब ये पता चला कि जो मिड ओशनिक रिजेस है ना, ये मिड ओशनिक रिजेस है, यहाँ पर क्या रहते हैं, यहाँ पर आपके ये इस तरीके से माउंटेन्स बने रहते हैं, लावा जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये पता किया गया कि जहां पर भी मिड ओशनिक रिजेस है, वहां से लावा निकलता है और बाहर सरफेस पे क्या होता चला जाता है, यहाँ पर ठंडा होता चला जाता है। ठीक है, The rocks equidistant on either side of the crust of mid-oceanic ridges show remarkable similarities in terms of period of formation, chemical composition and magnetic properties। जब स्टडी करी गई, पैलियोमैग्नेटिक स्टडी जब की गई, तो रॉक्स का ये पता चला कि जो यहाँ पर जो क्रस्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो क्रस्ट है, ये पूरा जो मिड ओशनिक रिजेस है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 किलोमीटर दूर तक अब क्या होगा, लावा बाहर आएगा, तो ये क्या करेगा, पुश करेगा ना यहाँ पर जो, क्योंकि उस लावा को कहीं ना कहीं सॉलिडिफाई होने के लिए स्पेस चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस
क्रस्ट को पुश करेगा तो यहाँ पर जो रॉक्स थी 1 किलोमीटर दूर या जो भी है, तो इसकी जब स्टडी करी गई तो ये वाली और इधर वाली दोनों साइड की जो रॉक्स थी उसका केमिकल कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एज ऑफ फॉर्मेशन, ये सारी चीजों में क्या पाया गया, सिमिलैरिटीज पाई गई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या देखा, The ocean crust rock are much younger than the continental rocks। तो उसके बाद उन्होंने ये भी देखा, स्टडी करने से ये भी पता चला कि जो ओशन की जो रॉक्स हैं, ये वाले जो ओशन की जो रॉक्स हैं ये क्या हैं, ये न्यू हैं, और जो कॉन्टिनेंटल की जो रॉक्स हैं ये यहाँ पर क्या है, ओल्ड है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, द एज ऑफ रॉक्स इन द ओशियनिक क्रस्ट इज नाउ वेयर मोर देन 200 मिलियन ईयर ओल्ड। Some of the continental rocks formation are as old as 3200 million year ago। तो ये पाया गया कि यहाँ की जो रॉक्स हैं उसकी एज थी 200 मिलियन ईयर्स अगो, और यहाँ की जो रॉक्स थी 3200 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, तो एज डिफरेंस में आया, एज डिफरेंस आया, तो इनसे क्या पता चलता है, अब आप देखेंगे कि रीजन क्या था। The sediments on the ocean floor are unexpectedly very thin। जो सेडिमेंट्स थे, देखो साइंटिस्ट ने क्या सोचा था, साइंटिस्ट ने सोचा था कि पूरी अर्थ जो है वो एक ही समय बनी होगी। ठीक है, तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो कॉन्टिनेंटल पे जितने सेडिमेंट्स हैं उतने ही हमारे ओशन के अंदर सेडिमेंट्स होंगे, लेकिन जब सर्च किया गया, ठीक है, जब वहां पर स्टडी करी गई तो बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा नहीं था, क्योंकि ओशन के अंदर जो सेडिमेंट्स थे वो कम थे। ठीक है, कंपैरेटिवली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के। तो कहाँ चले गए सेडिमेंट्स। ठीक है, तो इस सारी चीजों के बारे में पता लगाया गया। तो इसके पीछे एज फैक्टर है, द डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड earthquake occurrence while in the mid oceanic ridges area the quick foci have shallow depth। एक और बात पता चली थी कि जो डीप ट्रेंचेस हैं, ठीक है, और वहां पर जो अर्थक्वेक थे वो काफी जो थे डीप थे। डीप ट्रेंचेस के अंदर जो आपके अर्थक्वेक थे वहां से एक्यूरेंस काफी ज्यादा गहराई से था, वाइल जो मिड ओशनिक रिजेस था वहां पर अर्थक्वेक का जो डेप्थ है वो ज्यादा नहीं थी। ठीक है, तो वहां पर क्या था, रीजन क्या था कि ट्रेंचेस जो है वो काफी गहरे थे, और जो मिड ओशनिक रिजेस है वहां पर अर्थक्वेक शैलो होने का रीजन था, क्योंकि वहां से आप देखेंगे कि लावा जो है काफी ऊपर से निकलता रहता है। ये देखिए यहां से, तो ये जो डेप्थ है ये क्या रही थी, ये शैलो रही थी। ये डेप्थ जो है वो क्या रही थी, शैलो रही थी मिड ओशनिक रिजेस से। और ट्रेंचेस की अगर हम बात करें तो ट्रेंचेस से यहाँ पर अर्थक्वेक जो है वो काफी डेप्थ से आ रहा था। ये स्टडी जो थी पता करें, ये जो फैक्ट बताए थे ये क्या थे, ये फैक्ट पता चले थे। ठीक है, अब देखो इन सारे फैक्ट्स के बेसिस पे, ये जितने भी फैक्ट्स हमने पता किए है ना, इन सारे फैक्ट्स के बेसिस पे, यानी कि पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज के बेसिस पे जो करी गई थी, तो 1961 के अंदर कंसीडरिंग दीज फैक्ट एंड डिटेल एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड ओशनिक रीजस, हैरी हेस प्रपोज्ड हिज हाइपोथेसिस नोन एज द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो फिर उसके बाद में आए थे हैरी हेसेस। इन्होंने क्या करा, ये जितने भी फैक्ट्स थे इनके बेसिस पे अपनी एक थ्योरी दी, जिसको क्या बोला गया, आप ये कह सकते हैं हाइपोथेसिस, या आप कह सकते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इनकी थ्योरी को कहा गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा गया। क्या थी ये थ्योरी? Hess argued that constant eruption at the crust of oceanic ridges caused the rupture of the oceanic crust and the new lava wedges into it, pushing the oceanic crust on either side, it leads to expansion of ocean floor। बहुत ही सिंपल है, नाम से पता चल रहा है, डेफिनेशन पता चल रही है। देखिए इन्होंने क्या बताया, हैरी हेस ने कहा कि ये देखिए ये जो क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है, यहां से लावा निकल रहा है। ठीक है, वो लावा निकल रहा है और यहां पर क्या कर रहा है, इस क्रस्ट को पुश करेगा। ठीक है, आइदर साइड पुश करेगा, क्या होगा, पुश करेगा, तो इसे क्या कहा गया, एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक्सपेंशन हो रहा है और एक ओशन से दूसरे ओशन श्रिंक भी नहीं हो रहा है, तो ये एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था, है ना। इनकी थ्योरी में क्या था, ये जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके बाद ये कहीं ना कहीं जहां पर भी रैप्चर्स, यानी कि जहां पर भी दरारें दिख रही थी, यहाँ पर है ना, कहीं आगे जाके जो भी क्रैक्स नजर आ रहे थे, ये पूरा क्या हो रही थी, ये उसी के अंदर सबडक्ट हो रही थी।
तो कहीं ना कहीं जाकर क्या हो रहा था, इसका कंजप्शन भी हो रहा था, कंज्यूम भी हो रहा था। तो इसी को क्या कहा गया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा गया, जो कि हैरी हेस ने दिया था। ठीक है, अब देखो, हेस फर्दर एक्सप्लेन्ड अबाउट द कंजप्शन ऑफ द ओशनिक क्रस्ट। उसके बाद उनको कंजप्शन भी बताया उन्होंने। अब यहां पर इस डायग्राम के अंदर समझ लेते हैं। देखो, the ocean floor that gets pushed due to volcanic eruption at the crust shrink down at the oceanic trenches and gets consumed। अब यहां पर समझना, देखो सिंपल सी बात है। एक पहली बात समझना कि जिस प्लेट की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, या आप कह सकते हैं, देखो पैसिफिक ओशन की जो प्लेट होती है ना, ये काफी ज्यादा हैवी होती है। तब लावा जब यहां से निकलेगा, ठीक है, ओशनिक रिजेस से यहां से लावा निकला, तो इसने क्या करा, सी को स्प्रेड किया, यानी कि एक्सटेंड किया। ठीक है, अब ये जब एक्सटेंड होगा तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं आगे जाएगा। फिर उसके बाद में जब ये कॉन्टिनेंटल जो आपकी प्लेट है उससे जब ये टकराएगा, टकराने से क्या होगा, जिसकी जो हैवी प्लेट होगी वो क्या हो जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी। ठीक है, जो प्लेट हैवी होगी वो क्या हो जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी। यानी कि जो ओशनिक प्लेट होती है ना, वो हमेशा हैवी होती है। जब वो कॉन्टिनेंट से टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये जब कॉन्टिनेंट की प्लेट से टकराएगी तो यहाँ से क्या हो गया, ये सबडक्ट हो गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, इसके पीछे एक और थ्योरी है, पैसिफिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, या आप पैसिफिक की बात नहीं करेंगे हम, ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जहां टकराती है, हमेशा ओशनिक प्लेट सबडक्ट होती है और उन एरियाज के अंदर अर्थक्वेक और वोल्केनोज भी ज्यादा आते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो पैसिफिक वाला जो रीजन है, ठीक है, वहां पर जितने भी कोस्टल एरियाज हैं जहां कॉन्टिनेंटल और जो ओशनिक प्लेट है, वहां पर हमेशा अर्थक्वेक और वोल्केनोज ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ओशनिक प्लेट क्या होगी, सबडक्ट हो जाएगी। अब सबडक्ट होगी तो नीचे क्या है, नीचे तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। ठीक है, वापस से इसका क्या हो जाएगा, ये मैग्मा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो एक्सपेंशन हुआ था। ठीक है, यहाँ क्या हुआ था, एक्सपेंशन हुआ था, सी जो फ्लोर है वो एक्सपेंड हुआ था। अब यहाँ पर वापस से क्या हो गया, ये सबडक्ट हो गया। सबडक्ट होने के बाद में क्या हो गया, नीचे जब जाएगा तो मैग्मा बन जाएगा वापस, और ये वापस से क्या हो जाएगा, लावा बन के ये वापस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक्सपेंड हो रहा है, वापस कंज्यूम हो रहा है। यही थ्योरी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, जो कि हैरी हेस ने दी थी। समझ में आया, क्यों, क्योंकि द ओशनिक फ्लोर दैट गेट्स पुश्ड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन एट द क्रस्ट सिंक डाउन एट द ओशनिक ट्रेंचेस एंड गेट्स कंज्यूम। समझ में आ गया ये पॉइंट आपको कि क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एक्सपेंड हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है यहाँ पर, और ओल्ड ओशनिक फ्लोर श्रिंक इनटू द मेंटल। ये वापस से क्या हो रहा है, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से ये कॉन्टिनेंटल प्लेट से जब टकराएगी तो क्या हो जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी। ठीक है, वापस से क्या हो जाएगा, नीचे तो आपको पता है ना मैग्मा है, वापस से ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वापस से ये मैग्मा बनकर बाहर आ जाएगा। समझ में आया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी समझ में आई, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। नो मैम। शुभो समझ में आया, यस मैम। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक की। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक इट वाज इन 1967, 2 पर्सन आए थे, मैकेंजी एंड पार्कर एंड ऑल्सो मॉर्गन भी थे। इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड द अवेलेबल आइडियाज एंड कम आउट विद अनदर कॉन्सेप्ट टर्म प्लेट टेक्टोनिक। इन्होंने क्या करा, सारे जो जितने भी आइडियाज थे, सारी थ्योरीज को रीड आउट करते हुए इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी दी। अब इन्होंने क्या बताया, What is tectonic? Tectonic क्या है? Tectonic plate also called the lithospheric plate। जो lithospheric plate है, यानी कि एस्थोनोस्फीयर की जो अपर पार्ट पे जो लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। उसी को क्या बोला गया, टेक्टोनिक। इज ए मैसिव इरेगुलरली shaped slab of solid rock generally composed of both continental and oceanic lithosphere। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंटल वाली जो लिथोस्फीयर है उसी को बोला गया, इन्होंने ओशनिक जो स्लैब थी, जो प्लेट्स थी, उसको भी उसके अंदर इंक्लूड की। ठीक है, इन्होंने टेक्टोनिक प्लेट्स को पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर इंक्लूडेड क्रस्ट एंड टॉप मेंटल। ठीक है, क्रस्ट एंड टॉप मेंटल, यानी कि जो टॉप मेंटल का जो अपर पार्ट होता है, क्रस्ट, और उस पूरे एरिया को, उस लेयर को इन्होंने क्या बोला, टेक्टोनिक बोला, लिथोस्फीयर बोला। इट्स थिंग्स
range varying between 5 and 100 kilometer in oceanic parts and about 200 kilometer in the continental area. अब ये देखो हर जगह इक्वल नहीं है, ठीक है, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। जो ओशनिक रीजन है वहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 से लेकर 100 किलोमीटर तक इसकी जो थिकनेस रहती है, और अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि 200 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल एरियाज के अंदर इसकी थिकनेस रहती है, ठीक है, ये भी वेरी करती है। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये वाली जो प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये वाली प्लेट जो है वो ओशनिक प्लेट है, ये किस तरीके से डिसाइड किया गया, ठीक है। आप लोग देखते हैं मेजर 7 प्लेट्स होती हैं और माइनर बहुत सारी प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स तो काफी सारी हैं, तो इनको किस तरीके से डिसाइड किया गया कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, ये ओशनिक प्लेट होगी। तो देखो कैसे है, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर ए प्लेट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट। ए प्लेट में बी रेफर टू एज द कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द टू ऑक्यूपाई ए लार्ज पोर्शन ऑफ द प्लेट, यानी कि जो प्लेट है उस पे लार्ज पोर्शन में वाटर है या लैंड सरफेस है, उस पे डिपेंड करता है ये चीज, ठीक है। अगर ज्यादा वाटर होगा तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, ओशनिक प्लेट बोल देंगे, और अगर लैंड सरफेस ज्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में क्या है, पैसिफिक प्लेट जो है वो क्या हो गई आपकी, ओशनिक प्लेट हो गई, क्यों, क्योंकि वहां पर वाटर सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। एंड यूरेशियन प्लेट वहां उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे, क्यों, बिकॉज वहां पर लैंड सरफेस ज्यादा है। अब देखिए, द अर्थ्स लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, मैप में देखना है कि कौन कौन सी जो प्लेट्स होती हैं। 7 मेजर प्लेट्स देखेंगे, एक आपकी आती है ये पूरी साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई आपकी, ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट हो गई आपकी, यहाँ पर ये अफ्रीकन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, ठीक है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ठीक है। तो अब इन प्लेट्स को आप लोग देखो, यहाँ पे नाम भी दे रखे हैं, ये कुछ थी 7 मेजर प्लेट्स। इसके अलावा कुछ माइनर प्लेट्स हैं, उनके नाम देख लो क्या क्या है। कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट कौन सी आती है, यहाँ पर ये वाली जो एरिया है ये कोकोस प्लेट है, ये माइनर प्लेट्स की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट और सेंट्रल अमेरिका प्लेट, इन दोनों के बीच में आती है ये, ठीक है। उसके बाद नाज़का प्लेट, नाज़का प्लेट बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, नाज़का प्लेट कहाँ आती है आपकी, ये रही, ये काफी बड़ी प्लेट है लेकिन फिर भी इसको माइनर प्लेट के अंदर ही लिया जाता है, नाज़का प्लेट, ओके। अरेबियन प्लेट, मोस्टली द सऊदी अरेबियन लैंड मास, सऊदी अरेबियन लैंड मास वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं अरेबियन प्लेट, दिस वन, ओके। देन फिलिपाइन प्लेट बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट कहाँ आ रही है आपकी, फिलीपींसी प्लेट ये रही, ठीक है। उसके बाद कैरोलाइन प्लेट, कैरोलाइन प्लेट कहाँ आती है, बिटवीन फिलिपाइन एंड इंडियन प्लेट, फिलिपाइन एंड इंडियन प्लेट के यहाँ पर कैरोलाइन प्लेट आती है, यहाँ पर इस एरिया में, ठीक है। उसके बाद आती है फ्यूजी प्लेट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इस तरफ, यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर आपकी फ्यूजी प्लेट आती है। तो ये थी कुछ माइनर प्लेट्स जिनको आपको लर्न करना है। 7 मेजर प्लेट्स आपको लर्न होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछ भी लिया जाता है, ठीक है, मार्क करने के लिए भी आ सकता है आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर। कोई डाउट आपको यहाँ तक, सी फ्लोर समझ में आया आपको?